दोस्तों ये है Vivo T4 Ultra और ये है iQOO Neo 10। जब परफॉर्मेंस की बात आती है ना तो वहाँ पे सभी लोग का ये मानना है कि iQOO की परफॉर्मेंस ना नेक्स्ट लेवल रहती है। बट यहाँ पे जब हमने इन दोनों फोन्स का टेस्ट किया, कंपेयर किया ना, तो हमें बड़े शॉकिंग से रिजल्ट्स मिले हैं और सारे रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा इस वाली वीडियो में। चाहे कैमरा की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, बैटरी स्टैट्स, सब कुछ दिखाऊंगा। जो भी कंफ्यूजन या दुविधा होगी आपके मस्तिष्क में इन दोनों फोन्स को लेकर, वो आज क्लियर कर दूंगा। और इस कंपैरिजन में भी हम मोस्टली स्पेक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए, एक चीज में दोनों ही फोन्स बहुत बढ़िया हैं, आपको चार्जर, बैक केस, ये सब कुछ मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड, बैटरी लाइफ में अंतर है, वो आगे बताऊंगा। बट उसके पहले ना थोड़ा सा हम परफॉर्मेंस को समझते हैं। देखो, iQOO में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट है, LPDDR5X रैम है और बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज है और इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स में UFS 4.1 स्टोरेज है। तो ये जो परफॉर्मेंस कॉम्बिनेशन है ना, अपने प्राइस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। वहीं Vivo में Dimensity 9300 प्लस चिपसेट है, अगेन ये भी फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है। बट इसके सभी वेरिएंट में आपको UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगी और LPDDR5 रैम मिलेगी। अब मुझे भी लगा था कि भाई ऑन पेपर iQOO थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जब हमने एंटूटू टेस्ट रन किया, यहाँ पे आप स्कोर्स देखो, बहुत क्लोज है Vivo। इनफैक्ट Geekbench स्कोर्स देखो आप, सिंगल कोर, मल्टी कोर में दोनों फोन्स ना बहुत सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। जब हमने 3D वाइल्ड लाइफ टेस्ट किया ना, GPU को थोड़ा एनालाइज करने के लिए, तो इस वाले टेस्ट में Vivo अच्छा खासा गर्म हुआ था, बट स्कोर्स भी ना Vivo के ही अच्छे आए हैं। फिर इसके बाद हमने दोनों में ना वीडियो रेंडर किया। सरप्राइजिंग यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे Vivo आगे रहा। उसके बाद हमने लगभग 15 GB के फोल्डर को इंटरनली कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली Vivo आगे रहा। और हैवी एप्स को लोड करने के मामले में ना, जैसे BGMI लोड किया हमने, तो यहाँ पे iQOO थोड़ा सा आगे रहा, बट COD लोड किया तो वहां पे हल्का सा Vivo आगे रहा। मतलब बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, परंतु यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो Vivo है ना, इसकी परफॉर्मेंस भी अभी तक अच्छी रही है। अब इसके बाद हमने अपनी शैली, अपनी स्टाइल वाला 3 घंटे का एक्सट्रीम टेस्ट रन किया। अब इस वाले टेस्ट में ना बैटरी, थर्मल्स, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और एक बात बताना चाहूंगा, ये वाला पूरा टेस्ट ना हम 5G डेटा पे रन करते हैं, वाईफाई यूज नहीं करते हैं, तो 5G स्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशंस, उसका भी आइडिया लग जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने 1 घंटे की व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करी, उसके बाद हमने 1 घंटे 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद 1 घंटे 5G डेटा पे ही रील्स देखी लगातार। अब इस पूरे टेस्ट में iQOO ने ड्रेन करी 39% बैटरी और Vivo ने 45% बैटरी का ड्रेन किया। परसेंट के हिसाब से यहाँ पे Vivo ने ज्यादा बैटरी ड्रेन करी है, कोई डाउट नहीं इसमें। परंतु क्योंकि दोनों की बैटरी साइज में अंतर है, तो जब हमने mAh में कैलकुलेट किया तो वहां पे iQOO ने थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन करी थी इस टेस्ट में। हालांकि इस पूरे टेस्ट में हमने 15-15 मिनट्स के अंतराल में ना रेगुलर टेम्परेचर रीडिंग भी ली थी। और इस ग्राफ को देखेंगे ना तो आप क्लियरली समझ जाएंगे कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के दौरान में Vivo का टेम्परेचर बहुत हाई था, iQOO यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा था। iQOO कुछ ही स्थान है जहाँ पे थोड़ा सा Vivo से ऊपर गया है, अदरवाइज मोस्टली टेस्ट में Vivo का टेम्परेचर काफी ज्यादा था, 48 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर निकल गया था। अब क्योंकि मैंने iQOO को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है अपना प्राइमरी फोन बना के, करंटली मेरी दोनों ही सिम ना Vivo में पड़ी हुई है, अभी आजकल इसकी टेस्टिंग चल रही है। तो इतना आपको अवश्य बता सकता हूँ कि रेगुलर यूसेस में iQOO वार्म फील नहीं होता, नॉर्मल यूज करेंगे, है ना। बट Vivo में जैसे कई बार मैं रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, वहां पे भी गर्म हो जाता है। और आज के समय पे तो टेम्परेचर भी ऐसे बहुत ज्यादा हाई नहीं है दिल्ली NCR में। तो Vivo T4 Ultra में ना कहीं हीटिंग की समस्या है। हालांकि जब हमने दोनों ही फोन्स में BGMI टेस्ट किया ना, तो यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़ा सा अलग थे। देखो, iQOO में BGMI 120 FPS पे चलता है, बट Vivo में 90 FPS से अनलॉक्ड है। तो हमने दोनों में 90 FPS सेट करके गेम प्ले करा 1 घंटे का पूरा। अब ये वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे FPS स्टेबिलिटी ना दोनों फोन्स ने अच्छी मेंटेन करी है और इसलिए मुझे लगता है कि 120 FPS यदि Vivo में आ जाए ना, सपोर्ट आ जाए, तो ये भी हैंडल कर लेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वार्म होगा, डेफिनेटली होगा, बट ये हैंडल कर सकता है। बट यहाँ पे इस सेशन में टेम्परेचर iQOO ने थोड़ा सा ज्यादा गेन किया था, ये आप देख सकते हो। तो मेरा जो परफॉर्मेंस का कंक्लूजन निकला है इतने सारे टेस्ट रन करने के बाद, उससे ये पता चला है कि भाई Vivo की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, परंतु गेमिंग के लिए यदि आप हायर FPS वाली गेमिंग को मतलब खेलना पसंद करते हैं, तो वहां पे iQOO निसंदेह ऊपर रहेगा। वैसे इस प्रकार के डिटेल कंपेरिजन, डिटेल एनालिसिस यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और वीडियो यदि आपको अभी तक अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए। वैसे पूरी वीडियो देखिए, और भी चीजें क्लियर करूंगा। जैसे एक स्थान है ना जो कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है आपके लिए, जो बैटरी और चार्जिंग वाला डिपार्टमेंट है, पूरी तरह से यहाँ पे iQOO डोमिनेट करता है भाई। देखो, इसमें 120 वॉट का अडेप्टर मिलता है, पहली बात टाइप सी टू टाइप सी वाला है, PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो उससे आप दूसरे गैजेट भी अपने चार्ज कर सकते हैं। इससे हटके दोनों का हमने चार्जिंग टेस्ट भी किया, यहाँ पे भी 10-12 मिनट पहले ही चार्ज हो जाता है iQOO। चलिए, ये भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, परंतु जो बैटरी बैकअप है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें iQOO बहुत आगे है। iQOO में 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। प्राइमरी फोन बना के मैंने इसको यूज
यूज किया हुआ है, 9-10 घंटे का स्क्रीन टाइम ये फोन आराम से दे रहा था मुझे। मींस मॉडरेट यूजर्स में 1.5 से पौने 2 दिन ये फोन बड़े आराम से चल सकता है। वहीं वीवो की बात करूँ ना, तो इसमें 5500 mAh की बैटरी है। ऐसे बहुत छोटी बैटरी नहीं है, परंतु इसका जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है बहुत वीक लगा मुझे। ये फोन मुझे मात्र 4 घंटे से 5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे के बीच का स्क्रीन टाइम दे रहा है। ऊपर से इसका स्टैंड बाय टाइम भी कम है। कभी कभी तो मुझे एक ही दिन में रात के टाइम पे दोबारा फोन को चार्ज करना पड़ा है, और इसीलिए कह रहा था कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। बैटरी बैकअप स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, आईक्यू में मिलेगा आपको। वैसे आईक्यू में ना बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। अच्छा, एक बात दोनों फोन्स में अच्छी लगी, मैंने दोनों को जियो और एयरटेल की सिम के साथ टेस्ट किया हुआ है, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इंडोर्स में भी जैसे वाईफाई यूज करते हैं या फिर 5G यूज करते हैं तो कवरेज इसकी अच्छी है, कॉलिंग क्वालिटी, नेटवर्क सही है एकदम। हालांकि वाईफाई के वर्जन का डिफरेंस है, आईक्यू में वाईफाई 7 मिलता है और दोनों में NFC भी मिलता है, बट आयर ब्लास्टर मात्र आईक्यू देता है। अब क्योंकि दोनों ही फोन्स भाई वीवो ही मैन्युफैक्चर करता है, वीवो ही बनाता है, तो UI भी आपको सेम ही मिलेगा हर जगह, आपको फीचर्स भी सेम मिल जाएंगे दोनों फोन्स में। अभी FunTouchOS 15 पे चल रहे हैं जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे। अभी का UI दोनों फोन्स का बहुत अच्छा नहीं है। आज के टाइम पे मोस्टली ब्रांड्स अपने UI एलिमेंट्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वीवो उस मामले में बहुत पीछे है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई FunTouchOS 16 के साथ में ओरिजिन OS के कुछ फीचर्स या UI पार्ट इंडिया में भी आ सकते हैं, तो निस्संदेह FunTouchOS को ना नए वस्त्रों की आवश्यकता है। बाकी दोनों को ही 3 मेजर OS अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। दोनों में ही आपको फालतू के कुछ ब्रॉडकास्ट मिलेंगे, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ फर्जी नोटिफिकेशन भी आ सकती हैं, उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। और दोनों में होम स्क्रीन पे ऐसे स्वाइप करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ ऐप्स की रिकमेंडेशंस आएंगी। बट एक चीज मैंने आईक्यू में नोटिस करी जो कि वीवो में नहीं है, जब हम प्ले स्टोर से भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी स्क्रीन आती है जिसमें कई बार फालतू के वल्गर एप्लीकेशंस को भी रेकमेंड किया जाता है। ये चीज वीवो मैंने अभी तक नोटिस नहीं करी। बाकी चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग आप दोनों में कर सकते हैं और AI के फीचर्स भी दोनों में कॉमन से ही मिलते हैं। दोनों में सर्कल टू सर्च मिल जाता है, AI इरेजर है, AI इमेज एक्सपेंडर है, AI कटआउट, AI फोटो एनहेंस। अच्छा, एक तो जो मेजर अंतर है दोनों फोन्स में वो इनके डिजाइन और कैमरा में है। जैसे देखो आईक्यू वाला तो ऑल प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, बैग भी प्लास्टिक है, बिना कवर के यूज करेंगे रखते रखते ना तो थोड़ा बहुत इसमें घिसने वाले साइंस भी आ जाते हैं, इनफैक्ट आ गए हैं मेरी यूनिट में भी। वहीं वीवो में फ्रेम तो प्लास्टिक का ही है बट बैक इसमें ग्लास का मिल जाता है। मेरे पास ये ग्रे वाला वेरिएंट है, एक दूसरा वेरिएंट भी है जिसमें थोड़ा चित्रकारी करी है इन्होंने, बट ये वाला मुझे क्लीन लग रहा था, अच्छा है। मैट फिनिश है वैसे दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, और दोनों ही ऐसे बहुत कॉम्पैक्ट फोन तो नहीं है, तो दोनों का जो साइज है वो सिमिलर सा ही है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। आप कौन सा पिक करोगे, देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है आप बता सकते हो। मुझे तो वीवो सही लग रहा है यहाँ पे डिजाइन के मामले में। हालांकि ड्यूरेबिलिटी के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग दोनों फोन्स में नहीं मिलती, तो डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में आते हैं फोन्स ना तो खराब होने की संभावना रहेगी। यदि आपको याद हो ना तो वीवो T3 अल्ट्रा में IP68 रेटिंग थी, इसमें 64 रेटिंग है, तो ये डाउनग्रेड किया गया है। और वैसे दोनों में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, यहाँ पे डिफरेंस मुझे बहुत मेजर नहीं लगा, दोनों की स्पीकर क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी है। हालांकि जो हैप्टिक मोटर है ना यहाँ पे डिफरेंस है, वीवो में आपको वाइब्रेशन वाली हैप्टिक मोटर मिलेगी जो नोकिया वाले फोन्स में होती थी ना पुराने फोन्स में, जबकि आईक्यू में जो हैप्टिक मोटर है वो काफी स्ट्रांग है, बढ़िया फील आती है। बाकी दोनों फोन्स को जब फ्रंट से देखेंगे ना तो यहाँ पे डिफरेंस है, आईक्यू में फ्लैट डिस्प्ले मिलती है और वीवो में क्वाड कर्व डिस्प्ले है। तो यहाँ पे बेजल्स वैसे दोनों ही फोन्स के बहुत कम है, ऐसे बहुत ज्यादा फील नहीं होंगे। वीवो वाले में ना थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिकल लगते हैं। ओवरऑल लुक और डिजाइन के मामले में ना वीवो ज्यादा अपीलिंग लगता है। और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले स्कैनर है, पोजीशन वही नीचे वाली है, काम सही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले साइज में आईक्यू की डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, 1.5 के रेजोल्यूशन दोनों में मिल जाता है, HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले है, एमोलेड है, दोनों का कलर कॉन्ट्रास्ट ट्यूनिंग भाई बहुत अच्छा लगा। एक दो चीजें जहां पे आईक्यू नंबर्स में थोड़ा ज्यादा फील होगा, जैसे कि आउटडोर HBM ब्राइटनेस है ना 2000 निट्स की है आईक्यू की, तो आउटडोर्स में एकदम डायरेक्ट सनलाइट में जाएंगे तो थोड़ा सा ही ज्यादा ब्राइट फील होगा वीवो से। हालांकि दोनों ही फोन में विजुअलिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं लगे। और PWM डिमिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आईक्यू की थोड़ा हायर है, जितना हायर उतना बेटर। लो ब्राइटनेस पे लो लाइट में जब यूज करेंगे तो आई फेटिक होने के चांसेस कम रहेंगे, बट वीवो में भी ठीक है। इनफैक्ट जो दोनों ही फोन्स का मीडिया व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो भी अच्छा लगा मुझे। 4K HDR वीडियोस यूट्यूब पे भी प्लेबैक कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स में भी HDR कंटेंट प्लेबैक करने का सपोर्ट है, तो डिस्प्ले की साइड से भाई कोई दिक्कत नहीं है। आईक्यू वाले 144 हर्ट्ज डिस्प्ले करके प्रमोट कर रहे हैं इसको, बट नॉर्मली आप यूज करेंगे तो 120 हर्ट्ज पे ही चलेगी। ये थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी टाइप की है, गिमिक टाइप की है। कुछ सिलेक्टेड गेम्स हैं जहां पे ये 144 हर्ट्ज तक जा सकती है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई कैमरा की भी बात कर लो, तो कैमरा की ही बात करते हैं भाई। ये मेजर है, मतलब
यहाँ पे हैं चेंजेस। देखो दोनों में ही जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है विद OIS। आईक्यू में सोनी IMX882 है और वीवो में सोनी IMX921 है। अल्ट्रा वाइड दोनों में ही वही कमजोर 8 मेगापिक्सल वाला ही है। अब आईक्यू में दिख रहा होगा पीछे सिर्फ 2 कैमरा है, फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का सेंसर। वहीं वीवो को आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक पेरिस्कोप लेंस दिखेगा। 50 मेगापिक्सल का ये टेलीफोटो लेंस है, इसमें भी OIS मिलता है और सेल्फी कैमरा इसमें भी 32 मेगापिक्सल का है। अब पहले मेन कैमरा की बात करते हैं तो वीवो की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो जानी जाती है, सुविख्यात है भाई, बहुत अच्छी इमेज प्रोसेसिंग करते हैं, कलर्स थोड़ा सा बूस्ट करते हैं बट ओवरऑल इमेज देखने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे भी चाहे लो लाइट में आप फोटोज क्लिक करेंगे, डे लाइट में क्लिक करेंगे, दोनों के रिजल्ट्स मुझे ठीक लगे, मतलब यूजेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हालांकि दोनों के अंदर ना कलर प्रोफाइल्स का थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है। यहाँ पे वीवो वाला ना थोड़ा ज्यादा सैचुरेट करता है कलर्स को, थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट करता है, जैसे कोई ग्रीन है कोई रेड है तो उसको थोड़ा ज्यादा ग्रीन ज्यादा रेड दिखाएगा। और वहीं आईक्यू वाला जैसे ह्यूमन स्किन है उसको बोलता है कि भाई थोड़ा इसको व्हाइट कर दूंगा, मजा आ जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में एक डिफरेंस मुझे और नोटिस हुआ, जब हम 1x की इमेज में जूम करते हैं ना तो डिटेल्स कहीं ना कहीं आईक्यू की थोड़ा सा बेटर है। कभी कभी ये ओवर शार्पेंड लुक भी लेके आता है बट डिटेल्स मुझे थोड़ा सा बेटर लगी। बाकी 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है बहुत उम्मीदें नहीं थी, डिसेंट टाइप के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और वीडियो भी इससे आप 1080p 30fps तक ही शूट कर सकते हैं मैक्सिमम। परंतु मेन जो डिफरेंस आता है ना वो पोर्ट्रेट मोड में या फिर जूमिंग में आता है। इनफैक्ट वीवो ने जो 3x पेरिस्कोप लेंस दिया है ना इसके मल्टीपल यूसेज हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको मल्टीपल फोकल लेंथ के ऑप्शन मिलेंगे, 85 एंड 100 mm यूज करेंगे ना तो यहाँ पे 3x पेरिस्कोप कैमरा को यूज करता है और आईक्यू में 1x 1.5 एंड 2x का ऑप्शन मिलता है, ये डिजिटल जूम करता है। तो जैसे ही आप टेलीफोटो कैमरा से पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर करेंगे ना यहाँ पे डिफरेंस जमीन आसमान का नोटिस होगा आपको। जो वीवो है ना इसकी पोर्ट्रेट इमेज भाई नेक्स्ट लेवल लगती है। थोड़ा सा यहाँ पे भी ये सैचुरेटेड डिटेल्स आपको देगा बट ओवरऑल इमेज भाई बहुत कमाल लगती है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करनी है ना तो इस प्राइस में वीवो का कैमरा भाई बहुत शानदार लगा मुझे। जूम रेंज बहुत ज्यादा है, 100x तक जूम कर सकते हैं, 20x 30x में आपको यूजुअल रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा वीवो की X सीरीज वाला ना जो टेली मैक्रो फीचर था वो भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे 10x 20x में बहुत ज्यादा क्लोज जाके ना ऑब्जेक्ट को मैक्रो फोटोज कैप्चर कर सकते हैं, ये शानदार लगती है। अच्छा फ्रंट कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे भी मुझे वीवो के रिजल्ट्स ज्यादा सेटिस्फाइंग लगे। थोड़ा सा वार्म ऐड करता है ये फोटोज में मोस्टली कंडीशंस में, बट ओवरऑल आपको एक सिमिलर सा लुक हर कंडीशन में देने का ट्राई करता है। आईक्यू एक तो ओवरशार्प करता है इमेज को, दूसरी बात ये अलग अलग लाइटिंग में ना स्किन टोन्स को बहुत ज्यादा चेंज कर देता है और कई बार तो इमेज बड़ी यूजेबल भी नहीं लगती। बाकी वीडियोस की बात करते हैं ना तो दोनों ही फोन्स मेन कैमरा से अप टू 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, बट यहाँ पे जैसे चलते हुए वीडियोस बनाते हैं तो वीवो वाले में ना उतनी स्टेबल फुटेज निकल के नहीं आती है। हाँ 4K 30fps में वीवो की क्वालिटी ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें कम जर्क नोटिस होते हैं, साथ में जो ओवरऑल कलर्स हैं वीडियोस के ना वो वीवो के अच्छे हैं। अच्छा एक और डिफरेंस है वीवो वाले में क्या है कि आप 1080p 30fps में पोर्ट्रेट वीडियोस भी शूट कर सकते हैं और यहाँ पे मेन कैमरा भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो 3x मोड में भी पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि टोटली मिसिंग है आईक्यू में। और फ्रंट कैमरा की भी वही कहानी है, 4K 60fps रिकॉर्ड तो कर लेते हैं बट यहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है दोनों में। 4K 30fps में आपको थोड़ा सा स्टेबल फुटेज मिल जाएगी। वैसे दोनों की ओरिजिनल इमेज आपको चेक करनी है, एनालाइज करना है तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वीवो का जो पेरिस्कोप कैमरा है ना ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर लगा मुझे इस प्राइस के हिसाब से। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, जो प्राइसिंग है ना यहाँ पे भी आईक्यू थोड़ा आपको सस्ता मिलेगा, चाहे आप जो भी वेरिएंट परचेस करोगे आईक्यू सस्ता है, वीवो महंगा पड़ेगा। बाकी अब ना फाइनल एक प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो वीवो का जो डिजाइन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा स्लिम और थोड़ा लाइट भी है। 3x पेरिस्कोप कैमरा है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं और इस प्राइस के हिसाब से भी जो परफॉर्मेंस है इसकी वो सही लगी। एक चीज मैंने बतानी मिस करी है, वीवो का जो रैम मैनेजमेंट है ना ये बहुत पुअर है, बैकग्राउंड में एप्स को चलने नहीं देता, मतलब चला के रखोगे थोड़ी देर बाद ये क्लोज कर देता है उनको, ये भी इसकी मुख्य कमियों में से एक है। वहीं आईक्यू की बात करते हैं तो गेमिंग के लिए, हाई एफपीएस गेमिंग के लिए ना अभी भी ये बहुत अच्छा विकल्प है इस प्राइस पे। इसका एक और दोस्त पोको F7 भी आ चुका है जो कि अगेन बहुत पावरफुल है। बाकी आईक्यू में थोड़ा सा आउटडोर ब्राइटनेस बेटर मिल जाती है और बैटरी लाइफ इसकी बहुत स्ट्रांग है, बट वही कि दोनों का यूआई बहुत अच्छा नहीं है। आईक्यू में थोड़ा वल्गर ऐप रिकमेंडेशंस भी आती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और इन दोनों कंपैरिजन में आईक्यू का कैमरा ना बस ओके है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन लिया जाए जिसकी बैटरी बैकअप भी अच्छी मिल जाती है, या फिर एक कैमरा सेंट्रिक फोन लिया जाए जिसमें कि भाई बैटरी बैकअप में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब ये बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि सिमिलर बजट रहता है तो आप इनमें से कौन सा पिक करोगे। तो बस आज की वीडियो में बस यही था। यदि आपके कुछ प्रश्न हो, कुछ सजेशंस हो, कुछ हमारे लिए मतलब विचार हो आपके मन में, वो व्यक्त कर सकते हैं कमेंट करके। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।